Welcome back, Chi. If there is any question or comment, you can turn on your microphone and ask. Anyone, any question or comment, please? Fine. If no question is coming in, then let me start the discussion with you. I hope the slides are visible and my sound is audible. We were talking about emotional intelligence, and the author came up with an idea of Gemba. And now we are looking at the context. Effective management skills ask for embracing conflict. Okay, अगर हम emotional intelligent होना चाहते हैं तो obviously हमें conflict को understand करना है, बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है conflict management के literature में कि sometimes even you have to promote the conflict. ठीक है, let's discuss our conflicts so that हम बेहतर चीजों को understand कर सकें. Second point, ask for suggestions to operational, organizational and even interpersonal problems. और उससे होगा क्या कि आपके पास ज्यादा अल्टरनेटिव्स आएंगे, आपके पास ज्यादा व्यू पॉइंट्स आएंगे, और उन ज्यादा अल्टरनेटिव्स और व्यू पॉइंट से हम चीजों को बेहतर तौर अंडरस्टैंड वो कर सकेंगे. इसी तरह वो कहते हैं कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर पीपल. कभी भी किसी को भी अंडर एस्टिमेट वो नहीं करें, किसी को भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लेकर मत जाएं, किसी को भी आप ये एहसास मत दिलाएं कि वो किसी भी हवाले से कमतर है. ठीक है, बिकॉज जैसे हदीस मुबारक भी है कि किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फोकियत हासिल नहीं मां सवाए के तकवा के. ठीक है, सो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि और तकवा इंसान का मैयर नहीं कर सकता. ओके, सो अंडर एस्टिमेट किसी को भी किसी भी सूरत में वो नहीं करना चाहिए. लाइकवाइज सोशल स्किल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि इज द हार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. ओके, सो सोशल स्किल में भी हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं, लोगों के साथ जो मामलात हैं, लोगों के साथ जो हमारा राब्ते हैं, उनके अंदर हम इमोशनली इंटेलिजेंट बिहेव करें और उस इमोशनल इंटेलिजेंस से हम बेहतर तौर पर दूसरों की कैफियत को अंडरस्टैंड वो कर सकते हैं. अब आपका जो डिस्कशन है वो चलती है टुवर्ड्स बैलेंस द लोड, एज लिंडा स्टोन इज कमिंग अप विद दिस आइडिया. और उसमें बेसिक जो कॉन्टेक्स्ट उसने पेश किया इस आर्टिकल में, उसका कहना यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज बेसिकली देयर व्हेन एम्पैथी इज रिलेशनशिप बिल्डिंग टूल. ओके, बट इट कैन डू सीरियस डैमेज टू पर्सन डूइंग द एम्पैथाइजिंग. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एम्पैथी इज अ रिलेशन बिल्डिंग टूल. लेकिन होता क्या है कि जब आप जरूरत से ज्यादा, मैं जरूरत से ज्यादा बड़ा टिपिकल एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं कि अगर आप जरूरत से ज्यादा एम्पैथी भी करनी शुरू कर दो तो उससे क्या हो सकता है, इट कैन डू सीरियस डैमेज. और वो क्या हो सकता है कि आपकी एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगी. ठीक है, पीपल वुड लाइक टू एक्सप्लॉइट यू. उसके लिए इंग्लिश एक्सप्रेशन बड़ा मजे का है कि एवरीबॉडी लाइक्स टू लोड अ विलिंग हॉर्स. ओके, एवरीबॉडी लाइक्स टू लोड अ विलिंग हॉर्स. तो लोग अपना भी सारा मुद्दा उठाकर आपके सर डाल देंगे बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बी ओवर एम्पैथाइजिंग. ओके, इसी तरह द ऑथर इज सेइंग कि लिसनिंग इज गुड, नो डाउट, एब्सोल्युटली लिसनिंग इज गुड, बट ओवर लिसनिंग कैन कॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. Okay, and sometimes people suffer from this thing as well. People actually undergo anxiety and frustration because of over listening. Okay, तो आपको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए कि where to stop, when to stop, how to stop, and how to say no, when to say no. Okay, ये बड़ा important expression है हमारे लिए because people would be there to come up with all of their issues and problems and discussions to be vomited out towards you. And if you are over listening to these things, तो उससे आपका अपना जो एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल है, it can sometimes shoot up. Provided, इसमें मैं obviously एक आपको मार्जिन जरूर दे रहा हूं, provided कि you are competent enough, you are trained enough कि आप उस एक्टिव लिसनिंग को कंस्ट्रक्टिवली किस तरह से हमेशा पिक कर सकते हो. जिस तरह आपके साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट होते हैं जिनके सामने हर वक्त लोग अपने मसाइल और अपने नफ्सियाती प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो दे आल्सो हैव टू ट्रेन एंड डेवलप देमसेल्व्स. उनको अपनी काउंसलिंग भी करनी पड़ती है कि हाउ एंड व्हेन दे हैव टू कम आउट ऑफ दैट होल फिनोमेना जो अगला शख्स आपको बताकर चला गया. बिकॉज ऑब्वियसली ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है कि जब आपको कोई अपना मामला शेयर करेगा तो आप उसमें अपनी एक इन्वॉल्वमेंट ले आते हो.
ठीक है, वो एक बड़ा एक्सप्रेशन एक शायर ने कोट किया और वो कुछ इस तरह से था कि ना देखा गमे दोस्ता शुक्र है। ठीक है, तो अगर किसी ने आपको अपना गम किसी दिन खोलकर वाकई दिखा दिया, तो उस वक्त जो फिर आप इफ्स एंड बट्स यूज करेंगे, उस वक्त जो फिर आप इधर उधर भागते फिरेंगे, तो आपको बड़ा केयरफुल रहना है कि आपको कहां तक अपनी कैपेबिलिटीज की डेमोन्स्ट्रेशन करनी है। और अगर लगे कि इफ द थिंग्स आर स्ट्रेसिंग यू, इफ दे आर ओवरबर्डनिंग यू, तो आपको वहां पर नो कहना, आपको वहां पर स्टॉप करना भी वो आना चाहिए। अगेन मैं इसमें आपको मार्जिन दे रहा हूं कि प्रोवाइडेड कि अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि यू कैन कीप ऑन लिसनिंग, तो देयर इज नो बेटर ऑप्शन देन कीप ऑन लिसनिंग। इसी तरह उसमें एक और आपको मैं एक्सरसाइज बताता हूं जो कि इवन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट भी यूज करते हैं, और वो ये होता है कि वो लॉन्ग सेशंस की बजाय दे प्रेफर शॉर्ट सेशंस। ठीक, शॉर्ट सेशन जिसमें के कुछ ब्रेक हो, जिसमें के कुछ पॉज हो, जिसमें के कुछ आपके पास अदर एस्पेक्ट्स की तरफ तवज्जो को बटाने का भी वो एक बहाना हो। उससे क्या होता है कि माइंड वो हीटअप होने से बच जाता है। सो देयर आर सो मेनी वेज जिसके जरिए हम इस चीज को ओवरकम वो कर सकते हैं। Likewise, don't work hard always. Remember one thing, don't work hard, only work smart. Calculated. लाइफ को कैलकुलेटेड जहां तक मुमकिन हो सके वहां तक कैलकुलेटेड बनाने की जरूरत है। ठीक है, और वो कैलकुलेशंस भी जरूरी नहीं कि हमेशा क्वांटिटेटिव होती हैं, कैलकुलेशंस आपकी क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं। सो qualitative aspects of life, quantitative aspects of life, but they should be measured, they should be controlled, they should be shared, they should be aware. इसी तरह एक और एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हम यहां पर यूज कर रहे हैं, दैट इज डेलीगेट एंड रूल। ओके, सो रादर देन बियरिंग द होल बर्डन योरसेल्फ, आप क्या कर सकते हो, यू कैन डेलीगेट एंड रूल। ठीक है, और डेलीगेट एंड रूल करने से आप वहां पर एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटोर, एज अ पर्सन हु इज टेकिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द डिसिप्लिन, आप वहां पर ऑपरेशनल वो रहोगे। अब इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में वो कहता है कि एम्पैथी शुड नॉट रिजल्ट इन स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट। अब ये ना हो कि आप किसी का गम सुनने बैठे हो और नतीजा ये निकला कि अब उस गम के चक्कर में आपका अपना जो एंजाइटी लेवल है वो शूट अप कर गया, और आप इमोशनल सपोर्ट देने की बजाय खुद इमोशनल एग्जॉशन के शिकार हो गए। तो दैट इज द रीजन इट इज सेड कि एम्पैथी शुड नॉट रिजल्ट इन स्ट्रेस, एंजाइटी एंड बर्नआउट। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है जिसके बारे में हमें केयरफुल वो रहना होगा, और उसके लिए बाकायदा हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कब, कहां, क्यों, कैसे, आपकी क्या लिमिट्स हैं, और उन लिमिट्स को कोई भी क्रॉस ना करे। और ये भी ऑब्वियसली डिपेंड कर रहा होगा कि आपका ताल्लुक और मामला वो लोगों के साथ क्या है। इसी तरह एम्पैथी डज नॉट मीन योर सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन, and that is very important, please, for God's sake, empathy does not mean your self exploitation. ठीक है, अगर आपके ऊपर एतराज आना शुरू हो जाए, आपके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाए, आप जो है वो नुक्ताए क्रिटिसिज्म बन जाओ, तो आपने क्या कमाया, आपने क्या हासिल किया। तो आपको केयरफुल रहना है। ये तमाम मामलात केयरफुल रहने के हैं, ये तमाम मामलात, मैं फिर से वो दो वर्ड यूज कर रहा हूं, यू हैव टू रिमेन कॉन्शियस एंड यू हैव टू रिमेन कॉन्शियंशियस। ओके, सो एम्पैथी डज नॉट मीन योर सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन। लर्न टू डिफरेंशिएट। अब ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपको मैं बता रहा हूं जहां पर लोग अक्सर औकात गलती कर जाते हैं, अक्सर औकात गलती कर जाते हैं कि दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पैथी, सिंपैथी एंड एपैथी। वो इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, कहां पर एम्पैथी है, कहां पर सिंपैथी है, कहां पर एपैथी है। ओके, और ये भी बात याद रखिएगा कि सिंपैथी भी, क्योंकि नेगेटिव कोनोटेशन में ये वर्ड यूज होता है, सिंपैथी भी तब होती है जब पहले आपने एम्पैथी की हो। अदरवाइज तो फिर वो सिंपैथी की बजाय, वो फिर वो हमदर्दी की बजाय फिर वो तो तरस की कैफियत ज्यादा बन जाएगी। तो आपको ये डिफरेंशिएशन जाननी चाहिए। इसी तरह रिमेंबर, और ये ऑब्वियसली हमारे पास एक जो टूल हमने पीछे ट्राई किया सारा, वो टोटल लीडरशिप का, वो क्या था कि रिमेंबर 4 वे विंस। ओके, अपने जिंदगी के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को बैलेंस में रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी अपनी जात, आपका अपना घर, आपका अपना प्रोफेशन और आपकी जो कम्युनिटी है उसके आपके ऊपर क्या राइट्स हैं, और आपके उनके ऊपर क्या राइट्स हैं, उनके आपके ऊपर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आपके उनके ऊपर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये एक 4 वे एक्सप्रेशन आपका चलेगा, 2 वे कम्युनिकेशन अब 4 वे कम्युनिकेशन में वो कन्वर्ट हो जाएगी। Likewise, question authority, again very tricky expression जो यहाँ पर ये रोनाल्ड यूज कर रहा है अपने आर्टिकल में। सो क्वेश्चन अथॉरिटी में वो कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज नेसेसरी फॉर लीडरशिप बट इज नॉट सफिशिएंट।
आप ये मत समझिए कि सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस से तमाम मसले वो हल हो सकते हैं, आपको कुछ और चीजों को भी मद्देनजर रखना है। अब वो क्या है? वो कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस शुड नॉट बी यूज्ड टू गेन फॉर्मल और इनफॉर्मल अथॉरिटी। ऐसा ना हो कि आप इसको एज अ हथियार के तौर पर, एज अ टूल के तौर पर यूज करना शुरू कर दो, टू गेट टू द टॉप, टू गेट टू द अथॉरिटी, टू रूल द पीपल। Emotional intelligence does not mean that you are there to rule the people. That is basically to work with them. ठीक है, उनके साथ काम आप करें, उनके लेवल पर आकर। जैसे हमने एक एक्सप्रेशन यूज किया था कि लीडर इज समवन हु इज फ्रॉम विद इन, जो हम में से है, और जो हम में से नहीं है, जो हम जैसी प्रॉब्लम को नहीं समझता, जो हम जैसे एस्पेक्ट्स को नहीं समझता, तो वो हमारा शायद लीडर भी नहीं हो सकता। Therefore, emotional intelligence should not be used to gain formal or informal authority. ये बड़ा गलत आपका डिसीजन होगा कि अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस को नेगेटिवली यूज करो। इसके बाद वो कहते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर शुड बी एबल टू चैलेंज पीपल्स assumptions एंड स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशंस। उसमें सवाल करने की कैपेबिलिटी हो, उसमें जवाब देने की कैपेबिलिटी हो, उसमें चीजों को परखने की, जानने की, मापने की कैपेबिलिटी वो मौजूद हो। सो दैट इज बेसिकली योर इमोशनल कंसर्न, कि जिसमें कि आप चीजों को बेहतर तौर अंडरस्टैंड कर सकते हो, परसीव कर सकते हो, और उनको सही मानों में इंटरप्रेट वो कर सकते हो। अब ये दो एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका ऑथर लिखता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट, नंबर 1, a need to be liked, number 2, a need for power and control, number 3, a need to be needed, and number 4, a need to feel important. ये सारी जो चीजें हैं, ये तो हंगर फॉर अथॉरिटी की चीजें हैं। अब ये देखिए किस कदर उसने इंटरेस्टिंग पॉइंट कोट किया है कि हंगर फॉर अथॉरिटी जिनको होती है ना, उनके ये मसाइल होते हैं। They need to be liked, they have the need for power and control, they have need to be needed, and they need to feel important. These are all ingredients of hunger for authority. And mind you, emotional intelligence is not something which is going to deal with these things. तो फिर emotional intelligence क्या है? Emotional intelligence is your authentic leadership style, your ethical leadership style, and your distributed leadership style. ओके इसमें हंगर फॉर अथॉरिटी नहीं है, इसमें दूसरों की कैपेबिलिटीज को बिल्डअप करने की बात है, इसमें डेवोल्यूशन रोल की बात है, इसमें एम्पावरमेंट की बात है, इसमें डेलीगेशन की बात है, इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात है, इसमें दूसरों को साथ लेके चलने की बात है, ना कि दूसरों को रूल करने की बात है। Likewise, the next article is talking about, do you lead with emotional intelligence? अब अगर हम इस लीडिंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, तो यहां पर हमारे पास पहली एक्सरसाइज आ रही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपने अटेम्प्ट भी करना है और फिर सबमिट भी करवाना है। सो इसको तवज्जो से इसके कॉन्टेक्स्ट को समझ लीजिएगा कि हाउ टू डू इट। सबसे पहले हमारे पास इस इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सरसाइज की इंस्ट्रक्शंस हैं, एंड द इंस्ट्रक्शंस आर दैट टू कैलकुलेट योर स्कोर। पहले इंस्ट्रक्शंस में आपके साथ पढ़ रहा हूं, फिर आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं कि कैसे उसको आपने फिल करना है। टू कैलकुलेट योर स्कोर, as you finish each section, count the check marks in each column and record the number in the total per column line. Multiply your total score for each column by the number in the row below it and record it in the row below that. Add this row together to get your total score for how you perceive yourself along each of the dimensions of emotional intelligence. Okay, अब इस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ऑब्वियसली हम एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करते हैं। Now, this is the demonstration of the exercise. और ये टिपिकल आपकी ऑथेंटिक, वैलिड एंड रिलायबल एक्सरसाइज है, जिससे कि आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल को कैलकुलेट वो कर सकते हो। Now it says, how would you describe yourself related to emotional intelligence? हम बात कर रहे हैं। पहला हमारे पास सेगमेंट आ रहा है इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस का। अब इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस को डिस्कवर करने के लिए हमारे पास 5 क्यूरीज हैं। पहली क्यूरी है जिसके बारे में आपने आगे रिस्पॉन्स लिखना है इन द टर्म्स ऑफ नेवर, रेयरली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, मोस्ट ऑफ द टाइम एंड ऑलवेज के हवाले से। पहली हमारी क्यूरी है या एक्सप्रेशन है कि आई कैन डिस्क्राइब माई इमोशंस इन द मोमेंट आई एक्सपीरियंस देम।
इसको बड़ा सोच के अटेम्प्ट कीजिएगा. आई एम वार्निंग यू. आर यू रियली एबल टू डिस्क्राइब योर इमोशन व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग इट? कि उस वक्त सिर्फ कंफ्यूजन का आलम होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल से लेट्स टॉक अबाउट मूड. ओके, सो समटाइम्स वी डोंट हैव अ मूड. अब उस मूड को क्या आप वर्ड्स दे सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली दैट मूड इज? Or if you are emotional in some context, so can you actually define the intensity of that emotion? So sometimes people can, sometimes people cannot. अब इसको आपने कहां पर टिक लगाना है? You can tick on always, you can tick on most of the time, you can tick on frequently, sometimes, rarely or never. अगला एक्सप्रेशन देखिए, और ये जनरली हम देखेंगे. इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपने एक मर्तबा अगर ऐसे कर लिया तो दैट मीन्स यू टिक ऑन ऑलवेज. जनरली ओवरऑल लाइफ के ऊपर अपना एक्सप्रेशन देखिए कि आप क्या ये काम कर सकते हो किसी भी वक्त में. सेकंड बात देखिए, आई कैन डिस्क्राइब माय फीलिंग्स इन डिटेल बियॉन्ड जस्ट हैप्पी, सैड, एंग्री एंड सो ऑन. तो क्या आप एलैबोरेट कर सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस टू यू? क्या आप एलैबोरेट कर सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैडनेस टू यू? क्या आप एलैबोरेट कर सकते हो कि व्हाट एंड हाउ यू कैन डिस्क्राइब योर एंगर? अगर आप कर सकते हो ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, आपने यहां पर टिक लगाना है. थर्ड एक्सप्रेशन देखिए, आई अंडरस्टैंड द रीजंस ऑफ माय फीलिंग्स. आर यू श्योर आई कैन अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर माय फीलिंग्स? सो क्या आपको उसकी रीजंस एंड लॉजिक्स पता है? क्या आपको ओरिजिन पता है कि आप जिस भी फीलिंग में हो, जिस भी कैफियत में हो, ये क्यों हो? बिकॉज बहुत बड़ी गलती हम एक लाइफ में ये करते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स के ओरिजिन को नहीं जानते. हमें गुस्सा किसी और पर है, निकल कहीं और रहा है. हमें उदासी कहीं और की है और प्रॉब्लम हम कहीं और कॉज कर रहे हैं. हमें खुशी किसी और बात की है और हम नाराजगी किसी और चीज की शो कर रहे हैं. तो हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते कि हमारी फीलिंग्स की रीजंस क्या हैं. अगर आप कर पाते हो तो आप उन खुश नसीबों में से हो जो कि ऑलवेज पे टिक लगा सकते हैं. अदरवाइज यू कैन टिक ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, रेयरली और नेवर. लाइकवाइज अगला एक्सप्रेशन देखिए कि आई अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स माय मूड एंड बिहेवियर. आप चाहे वो वर्क स्ट्रेस हो, चाहे वो कोई लाइफ अदरवाइज कोई स्ट्रेस हो, आपकी जिंदगी के जो भी उतार चढ़ाव हैं, उन तमाम उतार चढ़ाव में क्या आप अंडरस्टैंड कर पाते हो कि आपके बिहेवियर्स एंड मूड्स के ट्रिगर्स वो क्या हैं? इफ यस, तो उसके मुताबिक आप टिक लगाएंगे. इसी तरह आई अंडरस्टैंड माय लीडरशिप स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. ये अब ऑब्वियसली आपको टोटल लीडरशिप एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करने के बाद इस बात का कुछ ना कुछ अंदाजा हो चुका होगा कि आइदर यू कैन अंडरस्टैंड योर लीडरशिप स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और नॉट. ठीक है. अब जिस कदर भी आप अंडरस्टैंड कर पाते हो उसके मुताबिक आपने आगे टिक लगाना है. अब हर एक कॉलम में, फॉर एग्जांपल ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, रेयरली एंड नेवर, इन कॉलम्स में जितने टिक लगाए आपने फर्स्ट ब्लॉक के लिए, उनको आपने काउंट करना है. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम के कॉलम में इन 5 ऑप्शंस के लिए आपने 2 टिक लगाए. ओके, तो आपका टोटल पर कॉलम का जो अगली लाइन देखिए उसमें आ जाएगा 2. मोस्ट ऑफ द टाइम के अंदर हम 2 लिख देंगे. फिर पॉइंट्स पर आंसर जो आपके 2 आया उसको आपने मल्टीप्लाई करना है विद 4. ठीक है. तो आपका जो अगला हमारे पास लाइन आ रही है जिसमें लिखा हुआ है मल्टीप्लाई द 2 रोज अबव, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8. तो मोस्ट ऑफ द टाइम की स्कोर आपकी आ जाएगी 8. इसी तरह सपोजिटली ऑलवेज में आपका 1 टिक था, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5, तो आप वहां पर 5 लिख दोगे नीचे. इसी तरह फ्रीक्वेंटली के अंदर सपोज 1 टिक था तो वो आपका 3 नीचे आ जाएगा. गॉट इट. अब आपने जो मल्टीप्लाई द 2 रोज अबव हैं उनके आंसर्स को एड अप करना है और आपके पास टोटल सेल्फ अवेयरनेस की स्कोर आ जाएगी जो आप मेंशन करोगे इस ग्रे बॉक्स में, सम ऑफ द रो अबव. उसके अंदर आप टोटल स्कोर अपने यहां पर लिख दोगे. अब यहां पर टोटल कितना है सेल्फ अवेयरनेस का? द टोटल इज 25. ओके, अगर वो कैसे आएगा कि अगर ऑलवेज में ही सारे टिक लगे हुए हो तो ऑब्वियसली 5 into 5 is 25, तो 25 इज द मैक्सिमम स्कोर. अब आपको ये देखना है कि आप कितने क्लोजर हो टू 25. जितने आप क्लोजर हो, ये रिलेटिव टर्म्स में बात होती है, जितने आप क्लोजर हो उतना आपका सेल्फ अवेयरनेस लेवल वो ज्यादा है. ओके. सेकंड डायमेंशन जो इस क्वेश्चन में ली गई, और इसको बड़ा सोच के अटेम्प्ट कीजिएगा, ये सिर्फ रैंडम टिकिंग एंड फिलिंग नहीं है. सेकंड ऑप्शन में वो कहता है कि पॉजिटिव आउटलुक. फॉर एग्जांपल, आई एम ऑप्टिमिस्टिक इन द फेस ऑफ चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस.
I focus on opportunities rather than obstacles. I see people as good and well intentioned. I look forward to the future and I feel hopeful. अब आपने यही एक्सरसाइज जिस तरह आपने ऊपर वाले ब्लॉक में अटेम्प्ट की थी, वही आपने पॉजिटिव आउटलुक के लिए अटेम्प्ट वो करनी है. देन यू कैलकुलेट कि आपकी स्कोर जो है वो क्या आ रही है. एंड रिमेंबर, इसको आइडियलिस्टिकली फिल नहीं करना है, इसको रियलिस्टिकली फिल करना है. इसी तरह इमोशनल सेल्फ कंट्रोल में जो आइटम्स उसने यहां पर हमारे लिए पिक किए, फर्स्ट वन इज आई मैनेज स्ट्रेस वेल. आई am calm in the face of pressure or emotional turmoil. I control my impulses. I use strong emotions such as anger, fear, and joy appropriately and for the good of others. And I am patient. ओके तो अगर ये तमाम चीजें आप में मौजूद है तो आप खुश नसीबों में से हो. और याद रखिएगा कि आपको इसको रियलिस्टिकली फिल वो करना है, और आइडियलिस्टिकली आप अपना ही एनालिसिस वो गलत कर देंगे. इसी तरह एडेप्टेबिलिटी, इसने एक और ब्लॉक हमारे लिए डेवलप किया, एक और ब्लॉक ऑफ कंस्ट्रक्ट्स हमारे पास है, जिसमें कि वो कहता है कि आई एम फ्लेक्सिबल व्हेन सिचुएशंस चेंज अनएक्सपेक्टेडली. आई एम adept at managing multiple conflicting demands. I can easily adjust goals when circumstances change. I can shift my priorities quickly. I adapt easily when a situation is uncertain or ever changing. So same way आप मेथड यूज करोगे और आपकी एडेप्टेबिलिटी की जो स्कोर है वो कैलकुलेट हो जाएगी. इसी तरह अगर आपने अपनी एम्पैथी को वैल्यूएट करना है तो एम्पैथी के बारे में वो कहता है कि आई स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड पीपल्स अंडरलाइन फीलिंग्स. माय क्यूरियोसिटी अबाउट अदर्स drives me to listen attentively to them. I try to understand why people behave the way they do. I readily understand others' viewpoints even when they are different from my own. And I understand how other people's experiences affect their feelings, thoughts, and behaviors. So, ये आपके जो 5 expressions हैं, they will be calculating your empathy. अब इन 25 एक्सप्रेशंस को पढ़ने के दौरान तो हमेशा यही लग रहा होगा कि ये सारी आप ही के बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल इन योर ओन सेल्फ इवैल्यूएशन. यू हैव टू बी केयरफुल इन योर ओन रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स. ठीक है कि आप ऐसे चीजों को एवेल्युएट कर रहे हो जो जाहिर है कि आप ही के साथ एसोसिएटेड हैं, लेकिन हो सकता है कि ये सारी चीजें 100% आपके साथ एसोसिएटेड उस तरीके से ना हो जैसा कि हम शायद जनरली अपने बारे में समझते हैं. ठीक है, तो अपने बारे में कुछ समझने में और अपने आप को एक्चुअली जानने में वो फर्क है. और ऑब्वियसली वो फर्क अक्सर औकात आपको तभी पता चलेगा व्हेन यू गेट द फीडबैक फ्रॉम अदर्स. तो दूसरे भी हमें इस बात का अंदाजा दे पाते हैं कि आया जो हम अपने बारे में समझ रहे हैं, हमारी जो अपनी सेल्फ थॉट है, हमारा जो अपना नार्सिसिस्ट एटीट्यूड है, हमारा जो अपना सेल्फ लव है, क्या वो सही भी है कि नहीं. सो इसको केयरफुली अटेम्प्ट कीजिएगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप आउट ऑफ द टोटल स्कोर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस आप कितनी स्कोर पर लाई वो कर रहे हो. The next article I have is another interesting article which is titled as You Can't Manage Emotions Without Knowing What They Really Are. ओके तो अब हम ये इमोशंस, मूड्स, फीलिंग्स, इनका जिक्र तो बार बार कर रहे हैं, लेकिन क्या आप वाकई इमोशंस को समझते हैं? क्या आप वाकई इमोशंस को नेम दे सकते हैं? क्या आप वाकई इमोशंस की इंटेंसिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं? इस आर्टिकल को अब हम देखते हैं. वो कहते हैं कि इमोशंस एंड फीलिंग्स, ये दो हमारे पास एक्सप्रेशंस वो अवेलेबल है. एंड इट इज सेड, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन मुझे मिला, एंड इट सेज दैट इमोशंस आर इंटरप्रिटेशंस ऑफ फीलिंग्स. ठीक है, इमोशंस आर इंटरप्रिटेशंस ऑफ फीलिंग्स. अब फिर फीलिंग्स क्या है? वो कहता है कि फीलिंग्स इमर्ज फ्रॉम मोटिवेशनल सिस्टम. ठीक है, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वहां से आपके फीलिंग्स इमर्ज करती हैं. अगर कोई चीज एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो तो आपकी फीलिंग्स पॉजिटिवली ट्रिगर कर जाएंगी. अगर कोई चीजें आपकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ हो तो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स ट्रिगर कर जाएंगी. सो फीलिंग्स इमर्ज फ्रॉम मोटिवेशनल सिस्टम, जिसको कि हम एक और एक्सप्रेशन ऑफ एटीट्यूड के कंपोनेंट के तौर पर पिक करते हैं एज अवर कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. ठीक है, हमारा जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है कि आपका थिंकिंग जो पार्ट है, आपकी जो अफेक्ट पार्ट है, अफेक्ट इज द सेकंड कंपोनेंट इन द एटीट्यूड, जिसमें कि फीलिंग्स के ऊपर हम बात करते हैं. तो आपका कॉग्निटिव, जिसमें कि आपके जो बैक इन द ग्रे मैटर चीजें हैं, और उसके साथ एसोसिएटेड आपके अफेक्ट, जिसके ऊपर फिर आपका बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड वो डिपेंड करना है. तो अफेक्ट जो है दैट इज बेसिकली इमर्जिंग फ्रॉम मोटिवेशनल सिस्टम.
ओके इसके बाद वो कहते हैं कि ऑलवेज ट्राई टू ट्रैक योर फीलिंग्स, कि आपका जो भी मोटिवेशनल सिस्टम है, आपकी जो भी फीलिंग्स डेवलप कर रही है, जिन फीलिंग्स को आप इंटरप्रेट कर रहे होगे इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, वो कहता है कि ऑलवेज ट्राई टू ट्रैक योर फीलिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट यू आर फीलिंग एंड व्हाई यू आर फीलिंग द वे यू आर. अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से देखिए, व्हाट यू आर फीलिंग एंड व्हाई यू आर फीलिंग द वे यू आर. आप क्या महसूस कर रहे हो, जिससे कि ऑब्वियसली आपके इमोशंस ट्रिगर कर रहे हैं. आप जो भी महसूस कर रहे हो, आप वो क्यों महसूस कर रहे हो, उसका सोर्स क्या था. कहीं मोटिवेशनल सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं आ रही है, वहां पर कोई हैंगअप तो नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई चीज आपकी मिजाज के बरखिलाफ तो नहीं हो रही है, कहीं पर कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस तो आपको ट्रिगर नहीं कर रहे हैं. तो आपके वो स्टिमुलस क्या हैं, आपके वो ट्रिगर्स क्या हैं जो आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस को कॉज कर रहे हैं. और लास्ट पॉइंट जो यहां पर ऑब्वियसली मैंने नोट भी किया हुआ है कि बी केयरफुल अबाउट योर ट्रिगर्स, बिकॉज अक्सर औकात हम उन ट्रिगर्स को जानने के बाद अवॉइड करने की कोशिश भी कर सकते हैं अगर वो डिजायरेबल फीलिंग्स और इमोशंस ना हो तो. ओके तो आपको अपने ट्रिगर्स का पता होना चाहिए, बिकॉज अक्सर औकात लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको अपने ट्रिगर्स का पता नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि क्या चीज उनको एक्चुअली एग्रीवेट कर देती है, क्या चीज उनको एक्चुअली उनके मूड को डिस्ट्रॉय कर देती है, और वो रीजन और लॉजिक को ना समझने की वजह से उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. तो आपको अपने ट्रिगर्स के बारे में बहुत केयरफुली पता वो होना चाहिए. इसी तरह अगर हम फीलिंग्स एंड इमोशंस की बात करें तो वी हैव टू रिमेन फोकस्ड, we have to remain focused, we have to be clear, we have to be prioritized, we have to be shared. Okay, so never lose your focus, that is the tip of the day. और उसके बाद वो कहता है कि अब फोकस को ऑब्वियसली मेंटेन करने के लिए मेडिटेट एंड रिलैक्स एंड ट्राई टू फिगर आउट द रूट कॉज ऑफ योर अफेक्ट. अफेक्ट जो अभी आपसे मैं जिक्र कर रहा था कि एटीट्यूड का सेकंड कंपोनेंट है कॉग्निटिव के बाद, तो आपको अपने रूट कॉज का पता चल सके कि आपकी जो फीलिंग आपको छूकर गुजरी वो क्यों कर गुजरी, उसकी वजूहात क्या थी. ठीक है, और इसमें एक और बात याद रखिएगा कि वी डोंट नीड टू सफर फ्रॉम एनालिसिस पैरालिसिस. हमने एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार नहीं होना है कि हम हर वक्त बैठकर बस अब यही सोचते जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ और वैसा क्यों हुआ. ये एक आपका नेचुरल फिनोमिना डेवलप कर जाता है. आप अनकॉन्शियसली भी कॉन्शियसली वो सोच रहे होते हो, आप अनकॉन्शियसली भी फोकस्ड होते हो, बिकॉज आपका जो कंसर्न होता है उसके पीछे रीजन, लॉजिक, मेडिटेशन, फोकस, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब कुछ मौजूद होता है. इसी तरह आगे वो जिक्र करता है कि यू शुड बी विलिंग टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स. ओके, हम अक्सर औकात अपने आप से भी शेयर करना पसंद नहीं करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग विद अस एंड व्हाई इज इट एक्चुअली हैपनिंग विद अस. देयरफॉर हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा अपने कंसर्न्स में, अपनी प्रैक्टिसेस में और अपने तमाम तर ताल्लुकात और मामलात में. अब उस हवाले से जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि ट्राई नॉट टू मिस इंटरप्रेट योर नेगेटिव फीलिंग्स एंड एट्रीब्यूट देम रॉन्गली. अब ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि ट्राई नॉट टू मिस इंटरप्रेट योर नेगेटिव फीलिंग्स एंड एट्रीब्यूट देम रॉन्गली. Okay, another important expression is that first try to understand your own state of mind and then guess what others are talking about or others are doing and others are saying. तो जब तक हमें अपने ट्रिगर्स के बारे में नहीं पता होगा, जब तक हम अपने बारे में नहीं जान पाएंगे, तब तक हम ये क्यों कर क्लेम कर सकते हैं कि वी कैन नो अदर पीपल. बिकॉज ये क्लेम करना आसान तो बहुत है, लेकिन एक्चुअली मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्लेम इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, तो ये चीजें सोच समझकर गुजारने की और सोच समझकर करने की वो हैं. Now moving towards the next article, the article is talking about a vocabulary for your emotions. अब हमने ये तो कह दिया कि आपको अपने इमोशंस का पता है कि नहीं, तो अब क्या आप उन इमोशंस को कोई नाम भी दे सकते हो. अब उसके लिए हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ रहा है, उसमें लेबलिंग इमोशंस का जिक्र किया जा रहा है. और लेबलिंग इमोशंस के हवाले से आपका ऑथर लिखता है कि वी कैन नॉट एक्सप्रेस एवरी इमोशन पब्लिकली. हर बात कहने की नहीं होती, हर बात डिस्कस करने की नहीं होती, हर जज्बा इजहार के लिए नहीं होता. आपको मौका महल देखना है, आपको अपना मुकाम देखना है, आपको अपना मामला और ताल्लुक देखना है, और उसके मुताबिक ऑब्वियसली आपने अपने इमोशन को डेमोन्स्ट्रेट वो करना है. इसी तरह वी कैन नॉट ट्रैक एवरी इमोशन टू इट्स ओरिजिन. और ये भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होगा कि हम अपनी हर फीलिंग का स्टार्टिंग पॉइंट वो जान सकें, हम अपनी हर फीलिंग के ट्रिगर को वो पहचान सकें. वी कैन नॉट मोस्टली गेस द राइट वोकैबुलरी एसोसिएटेड विद इमोशंस. अक्सर औकात हम क्या करते हैं कि हम गलत अल्फाज दे देते हैं किसी जज्बे को.
असल में कैफियत कुछ और होती है और वोकैबुलरी ना होने की वजह से हम उसका इजहार किसी और लफ्ज में किसी और तरीके से कर पाते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि वो जो लफ्ज का असर होता है, जिसको मैं लफ्ज का कसूर भी कहता हूं, वो बेसिकली क्या करेगा कि वो आपको एक ट्रिगर दे देगा ऐसी चीज का कि जो शायद दरअसल वहां पर थी ही नहीं। Okay, so it is a confession that we cannot mostly guess the right vocabulary associated with emotions, because उसके लिए obviously आपको अपनी vocabulary build up करनी पड़ेगी, आपको अल्फाज के मायने समझने पड़ेंगे कि किस लफ्ज के एक्सप्रेशन में एक्चुअली बात हो क्या रही है। We cannot find the cause and effect of our emotions many a times, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए कि आप ट्रैक बैक कर सकें अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को। अब इमोशंस को लेबल करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, इट इज सेड वी नीड टू डेवलप इमोशनल एजिलिटी। हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कॉन्शियस लेवल के ऊपर। वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीजंस ऑफ अवर मूड। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर इज नथिंग लाइक स्टैंड अलोन इमोशंस। ओके, अकेला इमोशन बगैर किसी रीजन लॉजिक के इल्हामी तौर पर पहुंच गया, ऐसा नहीं हुआ करता। हर बात के बैकएंड के ऊपर कुछ ना कुछ कार फरमा वो यकीनन होगा। So we should address and acknowledge our emotions. Okay, so अपने emotions को address and acknowledge करने के लिए हमें जरूरत है जानने की, मानने की और ये समझने की कि किस तरीके से हम बेहतर इंटरप्रेट कर सकते हैं ख्यालात को और जज्बात को। अब इमोशंस को लेबल करने के लिए सुजैन डेविड ने इमोशनल वोकैबुलरी का जिक्र किया, और इमोशनल वोकैबुलरी में बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मैंने बहुत सोच सोच के आपके लिए लिखा, और वो ये है कि वर्ड्स मैटर। याद रखिएगा कि लफ्ज की हकीकत को जानना बहुत जरूरी है। लफ्ज बजाते खुद कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक कैरियर है, वो सिर्फ एक डब्बा है कि जिसके अंदर मायनी असल हकीकत और असल वैल्यू रखता है। ओके, अगर मायनी बहुत छोटा हो और आप उसके इजहार के लिए लफ्ज बहुत बड़ा यूज कर लें, तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि आप एक बहुत बड़े से डब्बे में एक छोटी सी चीज पैक करके भेज दें, तो फिर क्या होगा, वो डब्बा एम्प्टी साउंड देगा। उस लफ्ज की हकीकत, उस लफ्ज की वक़्त वो एम्प्टीनेस शो करेगी, बिकॉज उसके अंदर छुपा मायनी जो है, जो इंटेंशन है, जो इरादा है, वो बहुत छोटा था। आपने उसके लिए लफ्ज बड़ा यूज कर लिया। इसी तरह सपोजिटली कि आपका इजहार बहुत बड़ा है, आपके पास मायनी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके लिए आपको लफ्ज नहीं मिल रहा, आपको डब्बा नहीं मिल रहा उस साइज का, तो फिर आप क्या करोगे कि आप उस मायनी को छोटे छोटे डब्बों में बंद करके भेजने की कोशिश करोगे। ये भी गलत हो जाएगा। सो करना क्या होगा, करना ये होगा जिसके लिए आप कम्युनिकेशन के अंदर अपनी वोकैबुलरी में वर्ड्स पढ़ते हो ना, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो एनकोडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एनकोडिंग का मतलब ये है कि आप अपने जज्बात, एहसासात को, आप अपने ख्यालात को, आप अपने मायनी को एनकोड कैसे कर पाओगे, लफ्ज कैसे दे पाओगे, और फिर उस लफ्ज को प्रॉपर मीडियम से कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे, और क्या दूसरे शख्स के पास जब वो लफ्ज पहुंचेगा तो क्या वो उस लफ्ज के डब्बे को खोलकर उसमें से मायनी तलाश कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। गलती कहां पर होगी, गलती होगी, कसूर कहां पर होगा, कसूर होगा जब हम गलत वर्ड्स यूज करेंगे, जब हम रॉन्ग वोकैबुलरी से अपने इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। देयरफॉर अब यहां पर अब आपके लिए एक इमोशंस की वोकैबुलरी वो दी जा रही है। हम जनरली वी से दैट वी आर एंग्री, बट आर वी रियली एंग्री, और वी आर ग्रम्पी, फ्रस्ट्रेटेड, annoyed, defensive, spiteful, impatient, disgusted? When we say we are sad, are we really sad, or we are disappointed, mournful, regretful, depressed, paralyzed, pessimistic, tearful? When we say we are anxious, I'm feeling anxious, तो anxious हो कि वाकई afraid हो, stressed हो, confused हो, skeptical हो, worried हो, क्या हो? We many a times in our life use the word that we are hurt. We say that we are hurt, लेकिन क्या आप वाकई hurt हो, or you are jealous, betrayed, isolated, shocked or deprived, or victimized or tormented? जब हम कहते हैं we are embarrassed, तो are we really embarrassed, or we are just lonely, inferior, guilty or confused? When we say we are happy, are we really happy, or we are thankful, trusting, content, excited, relaxed? What? So आपको बड़ा क्लियर रहना पड़ेगा
कि आप अपने जज्बात के इजहार में जो लफ्ज यूज कर रहे हो वो क्या है। आपकी वोकैबुलरी वुड बी कंट्रीब्यूटिंग मेजरली कि आप क्या वाकई उस बात को उस तरीके से एलैबोरेट कर पा रहे हो जो आप कहना चाह रहे हो। बिकॉज इस एनकोडिंग एंड डिकोडिंग के फिनोमेना के अंदर अक्सर औकात देयर कैन बी अ नॉइज, और वो नॉइज आपके किसी भी लेवल पर आ सकती है। नॉइज आपके रिसीवर में भी हो सकती है, नॉइज आपके सेंडर में भी हो सकती है, नॉइज आपके कोडिंग प्रोसेस में भी हो सकती है, एनकोडिंग प्रोसेस में भी हो सकती है, चैनल में भी नॉइज हो सकती है। और वो नॉइज क्या करेगी, नॉइज आपके मैसेज की इफेक्टिवनेस को डिस्ट्रॉय कर देगी, कंप्रोमाइज कर देगी। सो उसके लिए याद रखिएगा कि सही लफ्ज का चुनाव ये बहुत जरूरी है। और एक बहुत बड़ी गलती, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह जो हम अक्सर कर जाते हैं, और वो ये होता है कि हम अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं कर पाते। बिकॉज अल्फाज के चुनाव के तहत ही आपके जो मायनी हैं उनकी शक्ल भी तब्दील वो हो सकती है। और हो सकता है कि आप कहना कुछ चाह रहे थे और अगला बंदा उसको परसीव टोटली डिफरेंट मायनों में वो कर रहा था। इसी तरह अपने इंटेंसिटी ऑफ इमोशन को भी समझें। इमोशन की इंटेंसिटी क्या है, किस कदर वो शदीद है। बिकॉज अक्सर औकात हम अपनी फेवर्स को विन करने के लिए ऐसी इंटेंसिटी शो कर देते हैं जो इंटेंसिटी दरअसल वहां पर मौजूद वो नहीं होती। सो देयरफॉर अब उसके लिए एग्जांपल के तौर पर एंगर इन टर्म्स ऑफ एनॉयड और इम्पेशेंट, और एंगर इन टर्म्स ऑफ ग्रम्पी, मॉर्नफुल, डिसमेड और इलेटेड। इट्स द गेम ऑफ सिनोनिम्स, इट्स अ गेम ऑफ सिनोनिम्स बट विद वेरिंग इंटेंसिटी। और वो सिनोनिम्स जो हैं बाज़ औक़ात मैंने जैसे पहले आपको अर्ज किया कि आपके मायने को भी तब्दील करके रख देंगे। सो एवरी वर्ड वुड हैव इट्स ओन इफेक्ट एंड इम्पैक्ट, और हर लफ्ज के इम्पैक्ट और इफेक्ट को सोचकर आपको बात करनी चाहिए। इसीलिए बड़ों ने कहा था कि पहले सोचो फिर बोलो। सो इफेक्ट और इम्पैक्ट जानना हमारे लिए जरूरी होगा। इसी तरह इमोशनल इंटेंसिटी के जुमरा में इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। हरी अप एंड जॉइन।